ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई बोर्ड 2023 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है ये, क्लास 12th का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर कोड दिया हुआ है 5653। नाउ ऑन टू क्वेश्चंस। पहला सवाल ये रहा आपका एमसीक्यू, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ NiCl4 2-। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और उसके लिए भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए निकिल का। तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगा 2+ का। ओके, और जब 2+ का हो जाएगा निकिल, तो कोई भी 3D सीरीज का एलिमेंट जो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होते हैं, कौन सा सिस्टम होता है, वो तय करने के लिए शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आप उसका जस्ट एटॉमिक नंबर देखो। जैसे निकल के केस में हम देखते हैं एटॉमिक नंबर हमारा 28, तो यहाँ पे सिर्फ 8 से मतलब रखो, तो यहाँ हमारा जो निकल होगा वो D8 सिस्टम में होगा, यानी कि उसके पास D ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब हम D ऑर्बिटल्स को देखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो कुछ इस ढंग से फिल होंगे। ओके, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हम फिल करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास बचते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे Cl किस टाइप का लिगेंड है, तो ये होते हैं हेलोजेंस, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड होने की वजह से ये पेयरिंग नहीं करेगा, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n होगा 2। जब n मिल जाएगा हमें 2, तो म्यू इक्वल टू रूट n इंटू n+2 से हम निकालेंगे, और जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है वो निकल आएगा 2.82। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डेटा वर ऑब्टेन्ड फॉर ए रिएक्शन कैरिड आउट एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये कोई रिएक्शन दी हुई है जिसमें गैस ए गैस बी के साथ रिएक्ट करके गैस सी और गैस डी बना रही है। तो हमें यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं और इन एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तय करेंगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ ए एंड इन टर्म्स ऑफ बी। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी हमें यहाँ पे मिल सकता है, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए पहला एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं और पहले के साथ हम मिक्सअप करते हैं, सॉरी दूसरा और तीसरा एक साथ ले लेते हैं, दूसरा और तीसरा, इससे हमें बी की कंसंट्रेशन एक साथ मिल जाएगी। ओके, तो आप देखिए जब हम रेट लॉ लिखेंगे तो कुछ इस ढंग से लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर सपोज x है, अगर इसका कोफिशिएंट x है तो, देन b की पावर y, अगर b का कोफिशिएंट y है तो, हम ऐसा मान लेते हैं। फिर इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए रेट लॉ लिखेंगे, तो कुछ इस ढंग से लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू के इंटू, यहाँ पे ए की कंसनट्रेशन क्या है 3 × 10⁻², इसका कोफिशिएंट हमने माना है x, और ऐसे ही बी के लिए कंसनट्रेशन दी हुई है 4 × 10⁻², कोफिशिएंट इसका दिया हुआ है y। ऐसे ही हम R2 लिखेंगे, तो R2 हम लिख देंगे यहाँ पे k इंटू ए की कंसनट्रेशन क्या है थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए 6 × 10⁻², कोफिशिएंट इसका हमने माना है x, तो x ऊपर चला जाएगा, पावर बन जाएगा, और उसके बाद ऐसे ही कंसनट्रेशन ऑफ b 4 × 10⁻² की पावर y। अब आप देखोगे यहाँ पे अगर हम R1/R2 कर दें तो हमें k से k काटना होगा, और उसके बाद हम काटेंगे, ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, उसके बाद बचेगा आपका ये 3 × 10⁻², और यहाँ पे 6 × 10⁻², ये दोनों भी आप कट जाएंगे। अब ये बचा है 3 और यहाँ पे बचा 6, दोनों की पावर है सेम, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 की पावर x। R1/R2 में क्या मिल गया, R1/R2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। और R1/R2 अगर हम यहाँ से देखें तो पहली रिएक्शन के लिए हमारा ये है, यानी कि दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट लिया था हमने R1 की फॉर्म में R1 के लिए, और तीसरा लिया था हमने R2 के लिए। तो दोनों रेट्स हम यहाँ पे लिख देंगे R1/R2 की जगह, तो ये हो जाएगा 1.89 × 10⁻⁴ 7.56 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ से मिलेगा हमें 1/4। ओके, 1/4 को आप 1/2 की पावर 2 भी लिख सकते हो, यानी कि x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा हमें यहाँ।
और अब की बार हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को ले लेते हैं और 3 को ले लेते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 को अगर हम लेंगे तो रेड लॉ कुछ इस ढंग से लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻2 की पावर x, और ऐसे ही बी की कंसनट्रेशन इसके लिए क्या है 2 इंटू 10⁻2 की पावर y। ऐसे ही हम लिखेंगे R2 के लिए दूसरा रेड लॉ लिखेंगे हम थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये हो जाएगा R1 के नीचे R2 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कंसनट्रेशन के साथ कंसनट्रेशन यहाँ पे इसकी क्या दी हुई, ए के लिए दी हुई 6 इंटू 10⁻2 की पावर x, और दूसरे ब्रैकेट में चली जाएगी आपकी 4 इंटू 10⁻2 की पावर y। ओके, तो यहाँ से भी हमें 1/2 मिल जाएगा, और 1/2 की पावर कितनी होगी 2, क्योंकि एक्स वैल्यू हमें मिल गई है 2, तो ये 1/2 की पावर 2 हो गई, यानी कि 1/4 लिख सकते हैं इसको। ओवरऑल क्या लिखेंगे इसको हम 1/4, तो कुछ इस ढंग से हम इसको फाइनली लिख सकते हैं 1/4, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या था, ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ से मिला 1/2 की पावर y। ओके, और यहाँ पे हम R1 R2 के लिए रेट लिख लेते हैं यहाँ से, तो R1 के लिए 1.89 इंटू 10⁻⁻4 ये पहला वाला, उसके बाद R2 के लिए दिया हुआ हमें दूसरा रेट यानी कि ये वाला, तो इस वाले रेट से 1.89 अपॉन क्या मिल जाएगा हमें 7.56, यानी कि 1/4 हमें यहाँ से मिल जाएगा। 1/4 से 1/4 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर रह जाएगा 1, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से जो है क्या मिल जाएगी, अगर हम y यहाँ पे 1 की पावर 0 रख दें तो बेस को हम सेम कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 0, यानी कि इन टर्म्स ऑफ b ये जो रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमें मिली थी 2, y की वैल्यू मिली हमें 0, यानी कि इन टर्म्स ऑफ ए इट वाज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एंड इन टर्म्स ऑफ और विद रेस्पेक्ट टू बी इट इज़ 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया आपको तो आपको हम बोर्ड पे इसको अच्छे से समझा देंगे। बहरहाल फिलहाल आप ये देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। SN2+ में है और 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो बदल जाता है SN सॉलिड में, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है इसके लिए -0.14। ऐसे ही Fe3+ 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और Fe2+ में बदल जाता है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है आपका प्लस में 0.77। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई कि हमें दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है। तो अब ये तय कैसे करें कि कहाँ पे और किसका ऑक्सीडेशन होने जा रहा है, कौन सा एज ए एनोड काम करने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसका दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में मिल चुके हैं, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वही हमारा एज ए एनोड काम करेगा। तो हमारा काम बेहद आसान हो गया। ये हो गया आपका SN का बनेगा एनोड, और Fe3+ जहाँ पे Fe2+ में जा रहा होगा वो होगा हमारा कैथोड। क्लियर हो गया, इतना होते ही हमारा काम आधा हो चुका। अब हम इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। ये होगा आपका E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। तो कैथोड का E0 हमें दिया है 0.77, माइनस माइनस 2 बार आएगा प्लस में बदल जाएगा, और ये 0.14 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से प्लस का 0.91, यानी कि आधा सवाल हमारा हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 2 जगह हमारा प्लस का दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी या सी हमारा आंसर हो सकता है। अभी हम थोड़ी देर में ये भी कंफर्म कर देंगे कि बी आंसर है या सी आंसर है। अब हम देखते हैं, हमने बात की थी कि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो SN का तो ऑक्सीडेशन होने वाला है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, SN सॉलिड से ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद बदलेगा SN2+ में, यहाँ पे एक्वस लिख लेना, हम नहीं लिख रहे ओके। और Fe3+ का होगा रिडक्शन, तो Fe3+ का रिडक्शन कर लेते हैं। Fe3+ क्या हो गया ये, दोबारा लिखते हैं
SN सॉलिड से बदला SN2+ एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए जब ऑक्सीडेशन हुआ। जब रिडक्शन होगा Fe3+ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेने के बाद Fe2+ में बदलेगा 2+ में। ओके, अब आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए 2 और यहाँ पे 1, तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे भी आप 2 लगा दो। 2 इलेक्ट्रॉन से अब 2 इलेक्ट्रॉन कट चुके होंगे, यहाँ पे भी 2 लगेगा। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, सेल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी आपकी। 2Fe3+ प्लस SN सॉलिड गिव्स SN2+ एक्वस प्लस 2Fe2+। तो आप देखेंगे रिएक्शन ये कौन सी मिल गई आपको, ये मिल गई आपको बी। कंप्लीटली आपका बी आंसर हो जाएगा, 100% कन्फर्म हो चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इनमें से किस सेल का इस्तेमाल हुआ था? तो ये था आपका H2O2 फ्यूल सेल। अब बात करते हैं कि फ्यूल सेल होता क्या है। तो एक तरह का गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें कंटिन्यूसली हमें रिएक्टेंट की सप्लाई देनी होती है। ये प्राइमरी सेल्स होते हैं। ओके, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। इनमें से कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं देगा आसानी से? तो ये होता है आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, चूँकि ये टर्शियरी अल्कोहल है और टर्शियरी अल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? सी। अब बात करते हैं कि आखिर ये टर्शियरी अल्कोहल क्यों है। तो टर्शियरी अल्कोहल ये इसलिए होगा, आप इसकी स्ट्रक्चर देखो, ब्यूटेन है ये, तो 1 2 3 4 होंगे कार्बन, और यहाँ पे दूसरे कार्बन पे आपका लगा है मिथाइल ग्रुप, तो इस पर मिथाइल ग्रुप आप लगा दो, और ये दूसरे पे ही लगा है OH, तो ये लगा आपका अल्कोहल ग्रुप। अब वैलेंसीज कंप्लीट कर लो आप, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH3, तो ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो टर्शियरी हम इसको क्यों कह रहे हैं? टर्शियरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कार्बन जो है 3 अदर कार्बन से जुड़ा है 3 तरफ, इसलिए ये है टर्शियरी अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज। तो इसकी यूनिट होती है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आप इस फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हो। ये होगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। नेक्स्ट आप देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग 1m एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल शो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस ढंग से होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा KF इंटू M। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं I वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ आयंस, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयंस किस में निकलेंगे, ये Na टूटेगा तो Na और Cl 2 आयन निकलेंगे। यहाँ पे कितने निकलेंगे? यहाँ पे निकलेंगे आपके Na के 2 और SO4 का 1, तो 2 + 1 3 हो जाएंगे। यहाँ पे कोई आयन नहीं निकलेगा, मतलब ये अकेला ही रहेगा। और यहाँ की अगर आप बात करो तो एल्यूमिनियम के होंगे 2, एल्यूमिनियम का 2 आयन मिलेंगे यहाँ पे, और सल्फेट के मिलेंगे 3, तो यहाँ टोटल आयन मिलेंगे 5, यानी कि I = 5। और यहीं पे फ्रीजिंग पॉइंट का मैक्सिमम लार्जेस्ट डिप्रेशन होगा। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, which of the following molecules has a chiral center correctly labeled with asterisk। तो जहाँ पे asterisk लगा है वहाँ पे चेक करेंगे वो परफेक्टली chiral center है या नहीं है। ओके, मतलब उसकी कायरलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे आप इसको देखोगे इस ऑप्शन को, तो यहाँ पे हमें दिया है CH3, और जो C है उसके एक तरफ लगा हुआ है H, दूसरी तरफ लगा हुआ है Cl, तीसरी तरफ लगा है आपका CH2Br। तो आप देखोगे इसमें 4 की 4 जो वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट एटम्स के साथ सेटिस्फाई हो जा रही हैं, और यही हमारा कायरलिटी की कंडीशन है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज
9th नंबर देखिए, इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में आप देखेंगे तो ये आपकी एरोमेटिक एमीन दी हुई है, इस पर क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन हो रही है और उसके बाद पूछा गया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एरोमेटिक एमीन जब रिएक्ट कर रही है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, तो ये बनाएगी आपकी आइसोसाइनाइड, और ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इन प्रोटीन इज रेफर्ड टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह की होती है, या तो वो बीटा प्लेटेड शीट होगी या फिर वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होगी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 4 हाफ रिएक्शंस 1 to 4 आर शोन बिलो, which two of these reactions are most likely to occur when concentrated brine is electrolyzed। concentrated brine जब electrolyze होगा तो कुछ इस ढंग से होगा, brine मतलब NaCl, तो कुछ इस ढंग से होगा, Na के कुछ आयंस मिलेंगे और Cl के कुछ आयंस मिलेंगे। इसके अलावा जो वाटर है वो भी आयोनाइज होगा और यहाँ पे H+ मिलेगा हमें, और यहाँ पे हमें OH- मिलेगा। ओके, अब आप देखिए कि जो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ये जो H है, H+ ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बनेगा आपका H2। ओके, तो कुछ इस ढंग से ले सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ पे एनोड पे। और कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड पे जाएगा Cl, तो Cl क्या करेगा जी, Cl आपका ये बनाएगा, Cl इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर लेंगे 2 लगा करके। तो पहली वाली रिएक्शन आपकी सही है, इसके अलावा फोर्थ रिएक्शन भी आपकी सही है। तो 1 और 4 हमारा आंसर होगा और ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इनेबल्स देम टू बिहेव एज कैटलिस्ट। तो ये होती है आप इनकी प्रॉपर्टी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी ए गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन से अगर एनिलीन बनाएंगे तो LiAlH4 का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में क्या बनने वाला है, एजो कंपाउंड बनेंगे, एजो प्रोडक्ट बनेंगे और बेंजीन रिंग कुछ इस ढंग से फ्यूज होकर के यहाँ पे N और डबल बॉन्ड N ऐसे करके बना लेंगे, 2 रिंग फ्यूज हो जाएंगी, ओके, जुड़ जाएंगी। तो इसका इस्तेमाल हम एरोमेटिक एमीन्स के लिए नहीं करते, हालांकि एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे हमने बताना है कि लोवेस्ट pKa वैल्यू किसकी होने वाली है। तो लोवेस्ट pKa वैल्यू जो होने वाली है उसकी होने वाली है जिसके पास माइनस इफेक्ट सबसे ज़्यादा रखने वाला कोई रेडिकल लगा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 -I वाले हमारे पास हैं, एक तो N2O है, NO2 है, और दूसरा आपका Cl है। इन दोनों का जो इफेक्ट होता है वो -I होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे इसी का pKa सबसे कम होगा, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो यही होने वाला है और ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपको बताना है एसर्शन और रीजन दिए हुए हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। अगर दोनों सही हैं और रीजन जो है वो एसर्शन को सही से एक्सप्लेन कर पा रहा तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर दोनों सही है लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो फिट नहीं बैठती एसर्शन के साथ, तब आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर पहला सही है रीजन गलत है तो ऑप्शन सी सही होगा, और ऐसे ही अगर ए फॉल्स है बी गलत है तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैकबोन ऑफ DNA एंड RNA मॉलिक्यूल इज ए चेन कंसिस्टिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो हमारी बैकबोन होती है DNA एंड RNA मॉलिक्यूल्स की वो होती है पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों, जबकि हेट्रोसाइक्लिक बेस जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो पहला गलत होने की वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इफ़ ए इज़ फॉल्स, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा आर भी चेक कर लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स मेनली डिफर फ्रॉम ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। यस, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है? असर्शन दिया हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज
कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, तो ये बिल्कुल सही बात है। आर कहता है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग, ये भी सही है, लेकिन जो आर है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एसर्शन को, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द फाइनल प्रोडक्ट इन एल्डोल कंसेशन इज ऑलवेज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये बिल्कुल ठीक बात है। और रीजन बता रहा है इसका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स आर सेटिस्फाई स्टेबलाइज ड्यू टू द कंजुगेशन, तो ये भी बिल्कुल सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे एक ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि गिव्स ए वाइट प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो सिल्वर इसके साथ आएगा और यहाँ से उसको मिल जाएगा Cl, तो AgCl बना लेगा, वाइट प्रेसिपिटेट देगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला आपका सही है, असर्शन सही है। अब देखिए रीजन क्या कहता था, कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट टू गिव Cl माइनस एंड SO4 2 माइनस, नहीं ये गलत है, क्योंकि जब ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा तो हमें क्या देगा, हमें Cl आयन तो देगा लेकिन SO4 आयन का टेस्ट नहीं देगा। ओके, तो ओनली ए इज़ करेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। तो इस ढंग से टोटल जो है 18 क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो में हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।